हेलो स्टूडेंट। निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं विनय कुमार आपका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की क्लास में आज हम 3 टॉपिक पे विश्लेषण करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक आप देख पा रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि। दूसरा जो हमारा टॉपिक है चीन की जनसंख्या में गिरावट। और तीसरा टॉपिक है भारत यूरोपीय यूनियन मुक्त व्यापार समझौते में देरी। ये तीनों टॉपिक कहीं ना कहीं हाल के दिनों में करंट अफेयर्स में चर्चा का बिंदु रहा है। और देखते समय इन टॉपिक को जब हम देखेंगे तो क्यों चर्चा में रहा है और क्या इसका निहितार्थ है, और इससे संबंधित हम जो है एक एक क्वेश्चन, मतलब तीनों टॉपिक से हम एक एक प्रीलिम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे, जो कि प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभप्रद होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग पहला टॉपिक। पहला टॉपिक जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। ठीक है, जैसा कि आप लोग यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं, तो एनसीईआरटी पढ़े ही होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी आपको जानकारी होगी कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी, नगर नियोजित थी, बहुत विकसित थी। लेकिन उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण एक बात जो निकल के आती है, यह निकल के आती है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के समय जो लिपि थी, उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो अगर उस लिपि को पढ़ा जाए तो क्या क्या लाभ होगा, क्या क्या उसके निहितार्थ होंगे और क्यों कोशिश की जा रही है, ये सब समझते हैं इस बिंदु में। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के पुरस्कार की घोषणा की है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु के एम के स्टालिन ने, मतलब कि अगर इस लिपि को कोई समझा दिया, इस लिपि को कोई पढ़ ले, इस लिपि से जो इसका जो लिपि में जो निहितार्थ है उसको बता दे, तो उसके लिए $1 मिलियन की पुरस्कार की घोषणा की है। इससे इसके महत्व को समझा जा सकता है। इसलिए ये जो लिपि है अभी चर्चा के केंद्र बिंदु में आ गया है। ठीक है, तो इस पहल का उद्देश्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में रुचि को पुनर्जीवित करना है। अगर मान लीजिए कि किसी से संबंधित किसी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए अगर पुरस्कार की घोषणा की जाती है, तो कहीं ना कहीं जनता भी उसके प्रति जागरूक होती है कि क्यों ना हम भी इसमें इंटरेस्ट ले, या फिर मान लीजिए कि कोई विद्वान है या इतिहासकार है, इसमें और रुचि लेंगे कि अगर कोई सरकार $1 मिलियन पुरस्कार दे रही है तो अन्वेषण करेंगे, अन्वेषण करके इस लिपि को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु सरकार सिंधु चिन्हों और भित्ति चित्रों पर शोध समर्थन देती है। तमिलनाडु सरकार जो है सिंधु चिन्हों, मतलब सिंधु घाटी से संबंधित जो चिन्ह है उसको, उसके बारे में, उससे संबंधित जो शोध करेंगे उसको समर्थन देती है। और भित्ति चित्रों मतलब जो वहां के जो दीवालों पर जो चित्र बनाए गए या उससे संबंधित जो भी साक्ष्य है उसको, उससे संबंधित शोध करने के लिए समर्थन देती है। साथ ही तमिलनाडु के भित्ति चित्रों और तमिल ब्राह्मणी लिखित बर्तनों के अवशेषों का दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण भी, मतलब डिजिटाइजेशन भी करती है। इससे क्या होगा कि जो भी दस्तावेज है उससे संबंधित और उसका अगर डिजिटलीकरण या डिजिटाइजेशन भी किया जाए, मतलब डिजिटली उसको अगर सेव करके रखा जाए, तो वो आने वाले लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा इजीली एक्सेस होगा। ठीक है, ठीक है, अब जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की थी क्या थी। संक्षेप में जान लेते हैं। हालांकि आप लोग जानते ही होंगे सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, क्योंकि आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ प्राचीन भारत का इतिहास अगर आप पढ़ते हैं तो ये चैप्टर है। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास में ये चैप्टर आपको मिलेगा। ठीक है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन संक्षेप में हम लोग देखते हैं, चूंकि ये खबर है तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, जो कि कांस्य युग से संबंधित था। 3000 से 1500 ईसा पूर्व जो इसका काल था, 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व था। के दौरान 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली थी। आप समझ सकते हैं कि इसका विस्तार कितना था। अगर इसका विस्तार अगर आप देखेंगे तो इसका एनसीईआरटी से भी आप देख सकते हैं। संक्षेप में आप समझ सकते हैं कि इसका विस्तार जो था वर्तमान के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों को कवर करती थी। मतलब इतना बड़ा क्षेत्र था। भारत मतलब भारत का उत्तरी क्षेत्र और वहां से जो पाकिस्तान सटा हुआ है, कुछ हिस्सा अफगानिस्तान को भी कवर करती थी। इससे आप समझ सकते हैं कि यह सभ्यता कितना विस्तार लिए हुए थी, जबकि इसका कालक्रम कितना था, 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। मतलब आप समझ सकते हैं कि ईसा पूर्व में भी प्रारंभिक समय
यह अपने शहरी विकास के लिए जानी जाती है। यह मेसोपोटामिया, मिस्र और चीनी सभ्यताओं जितनी ही परिष्कृत थी। मतलब कि जो प्राचीन सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया या मिस्र या चीनी सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये सब प्राचीन सभ्यताएं मानी जाती है। चीन को आज भी माना जाता है, चीन का सभ्यता जो है सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। अब मिस्र की सभ्यता आप जानते ही हैं। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता जो प्राचीन इतिहास में अगर जो थोड़ी भी रुचि रखते हैं तो जान सकते हैं कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी या मिस्र की जो सभ्यता थी काफी परिष्कृत और विकसित थी। ठीक उसी प्रकार जो है अपने शहरी विकास के लिए सिंधु घाटी की सभ्यता भी जानी जाती है, जो यहाँ के नगर जो है काफी नियोजित थे। इसके अलावा अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो उसमें भी है कि नगर नियोजित थे, साथ साथ नगरों में तमाम सार्वजनिक करने के लिए स्नानागार थे, अननागार थे, मतलब कुल सुविधाएं थी जिसमें कि आप एक अच्छे शहर, वो भी प्राचीन काल में एक अच्छे शहर जो कि नियोजित थे पूरी तरीके से, जहां पे लोग सही तरीके से शहरी जीवन को यापन कर सकते थे। ठीक है, अब समझते हैं कि सिंधु लिपि यानी सिंधु घाटी से संबंधित जो लिपि है, सिंधु सभ्यता से संबंधित जो लिपि है, वो समझना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आखिर सरकार जो है इनिशिएटिव ले रही है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कई मुहरे, पट्टिया और पुरातात्विक कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। जैसा कि आप इतिहास में भी पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि सिंधु घाटी से कई प्रकार की मुहरें प्राप्त हुई हैं, जिसमें मुहरों पे कलाकृतियां हैं, लिपि, वो जो लिपि है वो सिंबल में है, सिंबल में मतलब चिन्हित लिपि है, तो उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। अगर वो पढ़ लिया जाता है तो वो क्या होगा कि उस समय की सभ्यता की साक्षरता क्या थी, भाषा क्या थी और संस्कृति को समझने के लिए आवश्यक है। मतलब अगर वो उस समय की लिपि को अगर आप समझ पाते हैं, अगर उस समय की जो कलाकृतियां थी उसको समझ पाते हैं, तो वहां की संस्कृति को आप और ज्यादा डीपली समझ सकते हैं कि वो संस्कृति क्या थी। अभी तक तो आप जो नगर जो खुदाई में या खनन में जो नगर मिले में, जैसे मान लीजिए हड़प्पा में मोहनजोदड़ो मिले या और भी जो नगर मिले, ठीक है, तो मोहनजोदड़ो या और अन्य नगरों से जो हमको मिला, वहां का शहरी अवशेष से हमको पता चला कि ये काफी सभ्यता उस समय के हिसाब से काफी विकसित थी, काफी नियोजित थी। लेकिन अगर वहां की लिपि को पढ़ा जा सकता है तो लिपि को पढ़ने के बाद हम वहां की संस्कृति को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ताकि एक अच्छा निष्कर्ष निकाल पाए कि वहां किस प्रकार की संस्कृति थी, वहां के लोग कितने जो है साक्षर थे या भाषा का ज्ञान क्या था। ठीक है, लिपि को लेकर मुख्य बहस क्या है। अब देखिए, लिपि को लेकर बहस भी है, उसमें पश्चिमी विद्वान कुछ और कहते हैं, इंडिया के जो विद्वान बेसिकली जो साउथ इंडिया सेंट्रिक हैं, मतलब तमिलनाडु से सेंट्रिक हैं, उनका कहना कुछ और है। तो देखते हैं, जैसा कि पश्चिमी विद्वानों का सिद्धांत है, लगभग 2 दशक पहले, मतलब आज अगर 2020 का दशक चल रहा, तो मान लीजिए कि 1990 के प्रारंभिक उत्तरार्ध में या फिर 2000 के शुरुआत में कुछ विद्वानों ने तर्क दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक साक्षर समाज नहीं था, मतलब वो साक्षर ही नहीं मानते थे, और यह सुझाव देते हुए कि इसके प्रतीक एक पूर्ण लिपि के रूप में योग्य नहीं है। मतलब इसके जो प्रतीक, जो सिंबल या प्रतीक प्राप्त हुए हैं, जो सिंबल या प्रतीक प्राप्त हुए हैं इसके मुहरों से या फिर पट्टियों से जो प्रतीक प्राप्त हुए हैं, उसको ये पश्चिमी विद्वान ये मानते हैं कि ये पढ़ने योग्य नहीं है, मतलब पूर्ण लिपि के रूप में इसको दर्जा नहीं दिया जा सकता। जो भी अगर मुहरें प्राप्त हुई है तो इसको पूर्ण लिपि का दर्जा नहीं। कौन विद्वान मानते हैं? पश्चिमी विद्वान। ठीक है, जबकि जो प्रोटो द्रविड़ सिद्धांत, मतलब जो भारत से बेसिकली साउथ इंडिया से संबंधित ये सिद्धांत है, वो ये कहते हैं कि प्रोटो द्रविड़ियन या गैर आर्यन इसको कहा जाता है, गैर आर्यन की यह तमिलनाडु की ऋतु के साथ मेल खाता है। ठीक है, उनका कहना है कि यह लिपि प्रोटो द्रविड़ियन या पूर्व आर्यन हो सकती है। ठीक है, जो कि तमिलनाडु की जो विचारधारा है उससे भी मेल खाता है, जो लिपि को शुरुआती तमिल जड़ों से जोड़कर अनुसंधान को बढ़ावा देता है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है क्यों जो है समर्थन दे रहे हैं, क्यों जो पुरस्कार की घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं या वहां के लोग ये मानते हैं कि जो सिंधु घाटी से संबंधित जो लिपि थी, वो लिपि का जो जड़ है वो
तमिलनाडु या साउथ इंडिया में उसका जड़ मानते हैं। इस वजह से भी वो ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। खैर एनीवे जो भी हो, लेकिन कम से कम अगर उस लिपि को पढ़ा जाता है तो पढ़ने के बाद बहुत सारे वहां से जो वहां की संस्कृति, वहां के सभ्यता, वहां के शिक्षा और अन्य चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा हमको जानकारी मिल पाएगी और एक इतिहास को एक नया दिशा दिया जा सकता है, जो कि अभी तक हमको केवल और केवल वहां के नगर नियोजन से ही जो जानकारी प्राप्त हुई है उसी आधार पर हम वहां के इतिहास की व्याख्या करते हैं। अब देखिए कि शोधकर्ताओं जो शोध, ऐसा नहीं है कि पहले से भी शोध हो रहा है, तभी तो हमको पता चला है कि यहाँ की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है। क्यों नहीं पढ़ी जा पाई है, किन चुनौतियों का सामना करते हैं शोधकर्ता या इतिहासकार, वो देखते हैं। ठीक है, शोधकर्ता या इतिहासकार किन चुनौतियों का सामना करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। पहला है डेटा तक सीमित पहुंच। जो भी डेटा है सिंधु घाटी की डेटाबेस से संबंधित, वो सार्वजनिक डोमेन में पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं है। इसीलिए तमिलनाडु सरकार क्या है कि इसको कोशिश कर रही है कि डिजिटलाइज किया जाए ताकि सार्वजनिक डोमेन में जो भी जानकारी हो लोगों तक इजिली एक्सेस हो। जब इजिली एक्सेस होगा तो शोधकर्ता उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। संदर्भगत समझ, कलाकृतियों के लिए उचित संदर्भ प्रदान करना सटीक व्याख्या के लिए आवश्यक है। ठीक है। राजनीतिक हस्तक्षेप, बौद्धिक खोज निष्पक्ष और राजनीतिक या वैचारिक प्रभावों से अप्रभावित रहनी चाहिए। जैसा कि मान लीजिए कि यह भी एक हस्तक्षेप है, जैसे तमिल के लोग या जो भी एक विचारधारा है वो ये मानता है कि इसकी जड़ें तमिल से है, लेकिन अगर केवल वो यही मानते रहेंगे कि इसकी जड़ें तमिल से है तो इसको सही तरीके से नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर कोई भी बौद्धिक खोज होती है, बौद्धिक खोज मतलब उसकी अगर लिपि को पढ़ा जाता है तो निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष होगा तभी सही तरीके से आप एक अच्छा निष्कर्ष निकाल पाएंगे। ठीक है। दक्षिण एशिया की सिंधु लिपि को समझने में किस तरह योगदान दे सकते हैं? दक्षिण एशिया के और जो अन्य देश हैं, जैसे भारत है, भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, उसी तरह और भी देश हैं, जैसे मान लीजिए कि श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। ये सब देश किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं? जैसा कि आप जानते ही हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो विस्तार था भारत में तो था ही, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक भी कुछ था। तो ये सब देश भी इस लिपि में जो शोध चल रहा है उसमें अगर कंट्रीब्यूट करे तो और भी बेहतर हो सकता है। ठीक है। जैसे इसमें कह रहा है कि दक्षिणी देशों भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच सहयोग लिपि को समझने में काफी मदद मिल सकती है। अगर ये तीनों देश, चारों देश मिलकर सहयोग करते हैं, अगर यहाँ के इतिहासकार और शोधकर्ता आगे आकर जो है किसी प्रकार की राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक बायसनेस से प्रभावित हुए बिना अगर सहयोग को आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है ये इस लिपि को समझने में हमको मदद मिलेगी। ठीक है। राजनीतिक मध्यस्थों को ऐसे प्रयासों में बाधा नहीं डालना चाहिए। जैसे मानते हैं कि आप भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान में तो पहले से ही सर्वविदित तथ्य है कि इन दोनों में बेहतर संबंध नहीं है। स्वतंत्रता के बाद से ही, सन 1947 के बाद से ही बहुत कोशिश के बाद भी दोनों देशों के बीच में बेहतर संबंध नहीं है। तो बेहतर संबंध नहीं है, कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स है। ठीक है, हम उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान में बेहतर संबंध नहीं है। एक तरीके से राजनीतिक टकराहट है और राजनीतिक जो है काफी चीजों पर लेकर जो है सहमति नहीं है। तो इन सब बिंदुओं के कारण क्या है कि अगर कोई रिसर्च होता है तो राजनीतिक असहमति को आगे नहीं आने देना चाहिए। अगर ये देश भी आगे आते हैं किसी भी विमर्श के लिए, किसी रिसर्च के लिए जो किसी लिपि के लिए हो, तो वो एक अच्छी दिशा दी जा सकती है उस रिसर्च को। अगर ये देश अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या राजनीतिक जो टकराहट है उसको दूर करके अगर आगे आते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए, हमारे इतिहास के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है। इस पहल के निष्पक्ष शोध क्यों महत्वपूर्ण है? भाई हम पढ़ाते समय ही आपको बोले कि निष्पक्षता जरूरी है, तभी सही तरीके से आप किसी भी शोध का एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर निष्पक्ष होगा, किसी बायसनेस
को मानकर अगर आप किसी शोध को करेंगे तो उसका निष्कर्ष भी बायस ही निकलेगा। अगर निष्पक्ष निकालना है तो किसी प्रकार की पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना उस लिपि को पढ़ने जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जैसा कि इसमें कह भी रहा है कि अध्ययन के निष्कर्ष स्थापित आख्यानों को चुनौती दे सकते हैं, जिसके लिए स्वतंत्र हस्तक्षेप मुक्त बौद्धिक अन्वेषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अभी से जो स्थापित आख्यान है, मतलब मान लीजिए कि आप मान के चलते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो समय काल था वो 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व था। लेकिन अगर लिपि को पढ़ा जाता है, लिपि को पढ़ा जाता है तो इसकी संभावना है कि निष्कर्ष कुछ और भी निकल सकता है। यह संभावना है, संभावना मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ निष्कर्ष तो निकलेगा। हो सकता है कि जो स्थापित आख्यान है उसको चुनौती दे, लेकिन केवल चुनौती देने के कारण ही हम अपने स्वतंत्र और हस्तक्षेप मुक्त बौद्धिक अन्वेषण की आवश्यकता को नकार तो नहीं सकते हैं। किसी भी निष्कर्ष को या किसी भी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र और किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तभी वो रिसर्च आगे बढ़ता है। ठीक है, और यह सुनिश्चित करने में विफलता, अगर यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि किसी भी रिसर्च को स्वतंत्र या हस्तक्षेप मुक्त न किया जा सके, तो यह क्या होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के अवसरों का खोने का कारण बन सकती है। मतलब कि अगर हम किसी रिसर्च को राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं तो कोई जो है स्वतंत्र जो है बौद्धिक अन्वेषण की खोज नहीं हो पाएगी। अगर खोज नहीं हो पाएगी तो हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समझने के अवसरों को, मतलब जो निष्कर्ष निकल सकता है इस लिपि को पढ़ने से, उस अवसर को खो सकते हैं। इसलिए निष्पक्ष निष्कर्ष या निष्पक्ष रिसर्च जरूरी है। ठीक है, तो इस टॉपिक को मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो इस टॉपिक से संबंधित हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रीलिम्स परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभप्रद भी होगा, मतलब प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। ठीक है, अब प्रश्न, पहला टॉपिक से संबंधित जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें पहला कथन है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, कहा ही जाता है, सही है। कांस्य युग 3000 से 1500 ईसा पूर्व के दौरान 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली थी। ठीक है, जैसा कि पढ़ते समय भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो ये तथ्य आया था और ये तथ्य आप लोग जानते भी होंगे मेरे ख्याल से। तो ये जो है पहला कथन सत्य है। इसी प्रकार हम दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कई मुहरे, पट्टिया, पुरातात्विक कलाकृतियां प्राप्त की गई हैं, फिर भी इसकी लिपि को समझना अभी भी संभव नहीं हो पाया है। यह भी कथन सही है, संभव नहीं हो पाया है। तभी जो है इसके लिए जो है तमिलनाडु सरकार जो है इतने बड़े इनाम राशि की घोषणा की है, ताकि इस कलाकृतियां, मुहरे, पटिया से जो लिपि मिली है उस लिपि को पढ़े और एक स्थापित निष्कर्ष को निकालें। तो इसलिए कथन दो भी सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? एक, जिसमें केवल ए है, एक है, नहीं होगा। बी भी नहीं होगा। इसका आंसर सी होगा। एक और दो दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर। अगला टॉपिक है चीन की जनसंख्या में गिरावट। ठीक है, चीन की जनसंख्या में गिरावट। जैसा कि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन चीन की जनसंख्या गिरावट हो रही है। देखिए, जैसे अब क्या कह रहे हैं कि नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जो नवीनतम सरकारी आंकड़ा अभी हाल ही में जारी हुआ है, उसके अनुसार क्या है, चीन की जनसंख्या लगातार तीसरे वर्ष गिरावट आई है। मतलब पिछले 3 वर्ष से चीन की जनसंख्या में लगातार गिरावट आ रही है। वो गिरावट कितनी हो देखते हैं। 2024 के अंत तक जनसंख्या 1.4 बिलियन हो गई। ठीक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.39 मिलियन की कमी को दर्शाता है। मतलब जो कमी आई है 1.39 मिलियन
की कमी आई है। मतलब ये अगर लाख में अगर आप देखेंगे तो 13 लाख से अधिक हो जाएगा। एक मोटा मोटी आंकड़ा आप समझ लीजिए, 13 लाख से अधिक की कमी आई है। ये एक चुनौती है। अगर चीन की जनसंख्या गिर रही है तो एक चुनौती है, ठीक है। यह गिरावट चीन के सामने मौजूद जनसांख्यिकीय चुनौतियों, विशेष रूप से बढ़ती उम्र की आबादी और घटती कामकाजी उम्र की जनसांख्यिकी के कारण है, ठीक है। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा है कि जनसंख्या चुनौतियों, विशेष रूप से बढ़ती उम्र की आबादी और घटती कामकाजी उम्र की जनसंख्या के कारण। उल्लेखनीय रूप से ये मुद्दे केवल चीन तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग सहित अन्य पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में भी जन्म दर में इसी तरह की गिरावट देखी गई है, ठीक है। अब जब गिरावट जनसंख्या में होगी तो उसके कई कुछ निहितार्थ होते हैं, कुछ उसके प्रभाव होते हैं, ठीक है। उन प्रभाव और निहितार्थों को अगले बिंदु में हम समझते हैं। अब देखिए कि ये गिरावट है, उसका मुख्य कारण क्या है। भाई निहितार्थ में तो यही आएगा कि उसके अर्थ क्या है और उसके कारण क्या है। तो कारण में हम देखते हैं कि बढ़ती जीवन यापन लागत। भाई महंगाई बढ़ रही है तो जीवन यापन लागत बढ़ रही है, जीवन यापन लागत बढ़ेगी तो लोग बच्चे कम पैदा करेंगे, बच्चे कम पैदा करेंगे तो जनसंख्या में गिरावट आएगी। वही ये कह रहा है कि युवा लोग विवाह और बच्चे पैदा करने में देरी कर रहे हैं और इससे बच रहे हैं। भाई अपने खर्चे को कम करने के लिए, सीधा सा मतलब है, खर्च को कम करने के लिए वहां का युवा ऐसा कदम उठा रहा है, क्योंकि जो लागत है, जो कॉस्ट लिविंग है वो बढ़ रही है चाइना में। चाइना में क्या पूरे विश्व में बढ़ रहा है, लेकिन चाइना में विशेष रूप से हम चूंकि चाइना से संबंधित टॉपिक पढ़ रहे हैं तो चाइना के बारे में ही बात करेंगे कि वहां की बढ़ती जो जीवन यापन लागत है, उस लागत के कारण जो है लोग जो विवाह करने में भी बच रहे हैं और बच्चे पैदा करने से भी बच रहे हैं, ताकि कॉस्ट लिविंग का, बढ़ते कॉस्ट लिविंग का हम सामना कर सकें। दूसरा क्या है, कैरियर और शिक्षा पर ध्यान, ठीक है। जैसे क्या है कि आज के युवा भारत में भी, अगर चाइना में भी कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं, तो जो उनका बच्चा जन्म देने की जो समय होता है, अच्छा समय 20 से 30 वर्ष होता है किसी महिला का, जो अच्छा काल होता है, ठीक है। अब जो है लड़कियां भी देर से शादी कर रही हैं, जनरली देखा जा रहा है भारत में भी 30-32 वर्ष में जनरली शादी कर रही हैं। और फिर उसके बाद कैरियर पर ध्यान देने के कारण क्या हो रहा है कि उनका जो है टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR इसको कहते हैं, TFR गिर रहा है। TFR गिरने से क्या होता है कि बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, क्योंकि पहले क्या होता था कि अमूमन कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी तो उनके पास बच्चा पैदा करने के लिए एक बड़ा समय मिल जाता था, ठीक है। अब क्या है कि करियर में पर ज्यादा ध्यान देने के कारण एक उम्र के बाद शादी कर रहे हैं लोग, युवा, जिस वजह से बच्चा कम पैदा कर रहे हैं, ठीक है। एक कारण तो यह भी है कि उच्च शिक्षा में ध्यान देने के कारण विवाह भी लेट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से बच्चा भी कम हो रहे हैं, ठीक है। दीर्घायु, और इसका मतलब, दीर्घायु का मतलब कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि हर देश में, खासकर चाइना तो एक तरीके से डेवलपिंग नेशन जरूर है, डेवलपिंग नेशन जरूर है, लेकिन बहुत सारी चीजों में वो भारत से भी, हम लोगों से भी बहुत सारे चीजों में आगे है। मान लीजिए कि वो अगर मेडिकल फैसिलिटी अगर अच्छा देगा तो लोगों का जो है लाइफ का जो जीवन दर है वो एक लंबा होगा, क्योंकि वो लोगों से लड़ पाएंगे तो लंबा होगा। तो जिसके बाद क्या है कि वो जो है लंबे समय तक जीवित रहेंगे। लंबे समय तक जीवित रहने से क्या होगा कि जन्म दर की भरपाई नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कि उनकी मृत्यु होगी तो जनसंख्या दर घटेगा, ये तो है। लेकिन क्या होता है कि अगर वो लंबे जन्म तक जीवित भी रहते हैं तो कम जन्म दर की भरपाई नहीं करता है, ठीक है। चीन को अपनी जनसंख्या के कारण किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि ये जो जनसांख्यिकी है, मतलब कि जनसंख्या में गिरावट आ रही है, तो किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अभी तक तो हम लोग जन्म दर में मुख्य गिरावट को समझ रहे थे कि क्यों गिरावट है। असंतुलित लिंग अनुपात, अगर जन्म दर में गिरावट होगा
तो लिंग अनुपात भी असंतुलित होगा, जिससे कि सामाजिक विषमता भी बढ़ सकती है। अब देखते हैं कि क्या है। चीन में अब महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या लाखों में अधिक है। वर्तमान में हर 100 महिलाओं के लिए 104.34 पुरुषों की उपलब्धता है। मतलब कि 100 महिलाओं पे 104 से अधिक पुरुष वहां पे चाइना में हैं। ठीक है, इस असंतुलन ने संभावित सामाजिक अस्थिरता के बारे में चिंताएं बढ़ा दी है, खासकर अविवाहित पुरुषों की बढ़ती संख्या के बीच। अब इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो ये एक अन्य प्रकार की सामाजिक अस्थिरता को जन्म दे सकता है। जैसे कि अगर भारत के संदर्भ में अगर समझेंगे तो हरियाणा में ये देखा जा सकता है, जहां महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि विवाह जो है लेट होगा, विवाह होने में भी दिक्कत आएगी। तो ये सब दिक्कतों के कारण क्या होगा कि जन्म दर और भी गिर सकता है। ठीक है, न्यूनतम अप्रवासन एक दूसरा कारण चाइना में है कि कुछ देशों के विपरीत चीन बहुत सीमित अप्रवासन की अनुमति देता है, जिससे प्रवास के माध्यम से जनसंख्या स्थिरीकरण की संभावना कम हो जाती है। मान लीजिए कि अमेरिका है या फिर और भी जो देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोप में बहुत सारे जो हैं एशियन लोग रहते हैं, यूरोप है एशियन लोग रहते हैं, भारतीय लोग भी रहते हैं। लेकिन चाइना का चूंकि वीजा पॉलिसी इतना इतना कड़ा है, इतना जो है सख्त है कि इजीली वहां पे अप्रवास नहीं कर सकते हैं आप लोग। तो कम लोग अप्रवास करेंगे तो जनसंख्या भी लोगों की वहां पे बढ़ने में वो मदद नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि भारतीय कोई बढ़े हैं, पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर जाके कहीं अमेरिका में रह रहे हैं या इंग्लैंड में रह रहे हैं, अगर वहां की अस्थायी निवासी हो गए, किसी प्रकार का बिजनेस कर कर जॉब कर कर लगातार कई वर्षों तक रह गए, तो अगर वो वहां पे रह गए, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन रह गए हो गए, तो वहां की जनसंख्या बढ़ाने में भी वो मदद कर रहे हैं। लेकिन चाइना की चूंकि सख्त नीति रही इस मामले में, तो दूसरे देश के लोग जाकर इसकी जनसंख्या बढ़ाने में योगदान नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण से ये एक चुनौती हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए चीन के जनसंख्या में गिरावट के व्यापक निहितार्थ क्या है, मतलब इसमें क्या निहितार्थ है ये देखते हैं। यह गिरावट गंभीर चुनौतियां पेश करती है, जिनमें शामिल है वृद्ध होती जनसंख्या, बुजुर्ग लोगों की बढ़ती संख्या। अब जनसंख्या में गिरावट आ रही है तो उसमें मुख्य कारण क्या है कि वृद्ध होती, अब वृद्ध लोगों की जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो ये भाई बच्चों को जन्म भी नहीं दे पाएंगे। जन्म देने का एक समय होता है, काल होता है। तो चूंकि आबादी जब वृद्ध हो जाएगी तो उसमें श्रम बल में भी कमी आएगी। मान लीजिए कि जनरली क्या माना जाता है कि 60 वर्ष तक कोई व्यक्ति कार्यशील हो सकता है। ठीक है, 60 वर्ष तक हो सकता है। लेकिन अगर वहां की आबादी वृद्ध हो जाएगी तो कार्य नहीं करेगी, कार्य नहीं खिलेगी, तो श्रम बल में गिरावट आएगा, श्रम बल में गिरावट आएगा तो फिर आर्थिक उत्पादकता में कमी आएगी। तो यह चुनौती हो सकती है। वही आगे भी कह रहा है कि श्रम बल में कमी, आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए कामकाजी आयु वाले व्यक्तियों की कमी हो रही है। अगर मान लीजिए कि लोग वृद्ध होंगे तो कामकाजी आयु वर्गों की कमी होगी, कामकाजी आयु वर्गों की कमी होगी तो अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन सही से नहीं दे पाएंगे, अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे तो उनका जो जीडीपी ग्रोथ है, रेट है, वो भी गिरेगा। तो ये व्यापक निहितार्थ को एक चैनल के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि अगर 60 वर्ष से अधिक का व्यक्ति क्या है कि कार्यशील नहीं होता है, अधिक का व्यक्ति कार्यशील नहीं हो सकता है, जिससे श्रम बल में कमी आएगी। कमी आएगी तो आर्थिक उत्पादकता में कमी। अब आर्थिक उत्पादकता में कमी होगी तो ये डायरेक्ट जीडीपी को हिट करेगा नकारात्मक रूप से। ये एक चैनल है। अगर जनसंख्या में इस तरह का गिरावट जारी रहा तो इन समस्याओं को भी देख सकता है चाइना, जो कि देख भी रहा है। ठीक है, आर्थिक तनाव भी हो सकता है, जैसा कि उपभोक्ता बाजारों और सामाजिक सहायता प्रणालियों पर दबाव। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वृद्ध व्यक्ति ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा कि सामाजिक सहायता प्रणाली पे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा उस देश को। सामाजिक सहायता प्रणाली पे ज्यादा खर्च करेगा
तो क्या होगा कि वो अपने बजट से ही वो सामाजिक सहायता प्रणालियों में कंट्रीब्यूट करेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जीडीपी पे दबाव ज्यादा पड़ेगी। ठीक है। सामाजिक अस्थिरता, अविवाहित पुरुषों की एक महत्वपूर्ण अधिशेषता सामाजिक चुनौतियों का कारण बन सकती है। मान लीजिए कि 100 फीमेल पे कितना बता रहा था, 104 मान लेते हैं मेल है, तो ये सेक्स रेशियो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। तो इसमें जो है कई ऐसे जो है पुरुष रहेंगे जिनकी शादी नहीं हो पाएगी या शादी लेट होगी। तो अगर इस प्रकार का जो होगा तो सामाजिक चुनौतियों का भी कारण बन सकता है। ठीक है। जैसे कि आप भारत में देखते हैं कि हरियाणा में है, हरियाणा में बहुत सारा इस तरह का देखा जाता है कि दूसरे राज्यों से महिलाओं को लेकर आते हैं या किसी प्रकार से वो अपनी शादी को संपन्न करते हैं। ठीक है। तो ये चुनौती वहां भी देखी जा रही है। ठीक है। निरंतर कम जन्म दर और न्यूनतम अपराजन के साथ चीन घटते कार्यबल और बढ़ती निर्भरता अनुपात का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इसकी आर्थिक स्थिरता और विकास को खतरा है। वही जो ये चैनल हम आपको बताएं, कुल मिलाजुला के यही होगा कि इसकी आर्थिक स्थिरता और विकास जो है खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है। इस वजह से ये जो है चिंता का विषय है। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे। आगे इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निरंतर कम जन्म दर और न्यूनतम आव्रजन के साथ चीन को घटते कार्यबल और बढ़ती निर्भरता अनुपात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। अब भाई जाहिर सी बात है, अभी मैंने समझाया कि न्यूनतम जन्म दर होगा, आव्रजन कम होगा, तो क्या होगा कि उसका कार्यबल भी बढ़ेगा, घटेगा, और उस पर क्या होगा कि आबादी की जो है एक आर्थिक निर्भरता बढ़ेगी। तो एक सामना करना पड़ेगा कहीं ना कहीं चुनौतियों का। ये आपको मैंने समझा दिया, इसलिए ये कथन सही है। दूसरा क्या है, चीन में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या लाखों में अधिक है। वर्तमान अनुपात 100 महिलाओं के लिए 104.34 पुरुषों का है। ये फैक्ट है, पढ़ाते समय ये फैक्ट आया था। ये फैक्ट को आप लोग ध्यान से रख लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 100 महिलाओं पे वहां पे 104 से अधिक 104.34 पुरुष हैं, मतलब मेल है और ये फीमेल है। ये आंकड़ा है, इस आंकड़ा को जान लीजिए, ये मदद करेगा आप लोगों को क्वेश्चंस करने में या कहीं संदर्भ के बारे में बोलने में या लिखने में भी ये मदद करेगा। ठीक है। इससे संबंधित दोनों कथन सही है, तो चूंकि इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है, भारत यूरोपीय यूनियन मुक्त व्यापार समझौते में देरी। जैसे कि हेडिंग से भी समझ पा रहे होंगे कि ये जो समझौता है, इस समझौते को संपन्न होने में देरी हो रही है। अभी ये चर्चा में है, इसलिए ये हमने इसको करंट अफेयर्स में शामिल किया है। अब देखते हैं कि क्यों जो है इसमें देरी हो रही है। टैरिफ, स्थिरता और बौद्धिक संपदा पर अलग अलग प्राथमिकताओं के कारण भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में देरी हो रही है। ठीक है। मतलब इंडिया ईयू यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में देरी हो रही है। ठीक है। क्यों देरी हो रही है? क्योंकि भारत का क्या है, अलग इसके बारे में नजरिया, टैरिफ, स्थिरता और बौद्धिक संपदा को लेके। ईयू का अलग प्राथमिकता है। तीन प्राथमिकताओं में टकराहट है, समन्वय नहीं बन पाने के कारण ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब इसके बारे में जानते हैं कि वर्तमान में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है दोनों पक्षों के बीच में जो है उसका स्टेटस क्या है और क्या है वर्तमान में, मतलब इसका स्टेटस और समझौता क्या है। देखिए, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता का इतिहास कई साल पुराना है। ऐसा नहीं कि ये है, इसकी शुरुआत पहली बार साल 2007 में हुई थी। समझ सकते हैं आप, 2007 में शुरुआत हुई थी और आज क्या हो रहा है, 2024 भी खत्म हो गया, 2025 शुरू हो गया, फिर भी ये जो है समझौता पूरी तरीके से संपन्न नहीं हो पाया है। मतलब इसमें देरी हो रही है, काफी देरी हो गई। जैसा कि इस समझौते का मुख्य उद्देश्य भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना था। ठीक है। व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए ही
किसी भी दो पक्षों या दो देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ताकि दोनों पक्षों या दोनों देशों के बीच में जो है व्यापार और निवेश बढ़े। ठीक है, और इसे ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट का नाम दिया गया था। ठीक है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको आप लोग काफी ध्यान से देख लीजिए। इसे ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट का नाम दिया गया था। 2007 से 2013 के बीच, मतलब दोनों पक्षों के बीच कई बार वार्ता हुई, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। इनमें बाजार तक पहुंच, शुल्क में कटौती जैसे प्रमुख विषय शामिल थे। इन मुद्दों पर असहमति के चलते 2013 में यह बातचीत रुक गई थी, 2013 से रुक गई थी। ठीक है, करीब 9 साल तक बातचीत रुकी रही, लेकिन 17 जून 2022 को भारत और यूरोपीय यूनियन ने इसे फिर से शुरू करने का फैसला किया। इस बार बातचीत में न केवल व्यापार बल्कि निवेश बढ़ाने आदि पर भी चर्चा की जा रही है। मतलब जैसा इसका लक्ष्य था कि व्यापार तो बढ़ेगा ही, निवेश भी बढ़ेगा। मतलब निवेश दोनों पक्ष ईयू और इंडिया एक दूसरे के यहां कर पाएंगे। ठीक है, व्यापार तो बढ़ेगा ही दोनों पक्षों में, यह भी इसको शामिल किया गया। ठीक है, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच अब समझ पाते हैं कि व्यापार और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए वार्ता के नए दौर आयोजित हो रहे हैं। अब 9 दौर की बातचीत हो चुकी है। 2025 में इसका 10वां दौर 10 से 14 मार्च के बीच ब्रसेल्स में आयोजित होने वाला है। ये आप नोट कर लीजिए कि इनका जो है इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से संबंधित 10वें दौर की वार्ता मार्च में आयोजित होगी। ठीक है, कहां पे? ब्रुसेल्स में। ठीक है, यह है इसका फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस। अब आप समझ सकते हैं कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों जरूरी है। भाई अभी तक तो जो है आप ये समझ रहे थे कि देरी हो रही है और इसको आगे 10वें दौर की वार्ता कहां पे आयोजित होने वाली है, ये आप समझ लिए। अब ये समझिए कि क्यों जरूरी है। देखिए, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जरूरी है, क्योंकि इससे दोनों पक्षों को कई लाभ मिलेंगे। ठीक है, इस समझौते से दोनों क्षेत्रों की व्यापारिक संबंधों को मजबूती मिलेगी, जिससे दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को फायदा होगा। ठीक है, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 तक 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभी समझौता नहीं हुआ है, तब यह स्थिति है कि 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का दोनों पक्षों के बीच में व्यापार का अनुमान है। ठीक है, अगर दोनों क्षेत्रों के बीच समझौता होता है तो इससे व्यापारिक बाधाओं को कम किया जा सकेगा, जिससे भारतीय उत्पादों को यूरोपीय बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी और यूरोपीय उत्पादों को भारतीय बाजार में ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जा सकेगा। ठीक है, अभी समझौता नहीं हुआ है तो 180 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर का जो है व्यापार है दोनों पक्षों के बीच। अगर समझौता हो जाता है तो मतलब भारत के सामानों को भी यूरोपियन यूनियन के बाजार में पहुंच मिलेगा और यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनसे संबंधित उनके वस्तुओं या उपभोक्ता वाली जो सामान है उसका पहुंच भारत में हो जाएगा। दोनों को मतलब एक दूसरे के मार्केट का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा यूरोपीय संघ भारत का एक महत्वपूर्ण विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्रोत है। मतलब एफडीआई का बहुत बड़ा स्रोत है यूरोपियन यूनियन, जिसका कुल एफडीआई 117.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से निवेश सुरक्षा और व्यापारिक वातावरण सुधारने से और अधिक निवेश आकर्षित किया जा सकता है, जिससे भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि निवेश होगा, निवेश आएगा तो रोजगार बढ़ेगा। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे कि 1991 में जब भारत ने एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। मतलब 1991 के पहले भारत की अर्थव्यवस्था कुछ और थी, 1991 के बाद भारत ने इस पॉलिसी को अपना लिया। इस पॉलिसी के तहत क्या किया कि वो अपने इकोनॉमी को खोला, इकोनॉमी के लाइसेंसीकरण को इजी किया, प्रोसेस को इजी किया, जिससे बहुत सारी बाहर से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया और बाहर की कंपनियां भी आकर यहां पे कार्य करने लगी। तो उस निवेश से और उस कंपनियों के आने से यहां का रोजगार का सृजन हुआ भारत में। तो ठीक उसी प्रकार से अगर यूरोपियन यूनियन के और भी देश अगर इस समझौते के माध्यम से ज्यादा निवेश करते हैं तो भारत में रोजगार प्रत्यक्ष रूप से बढ़ेगा, यह लाभ है। ठीक है, इस समझौते से भारत को फार्मा, मेडिकल उपकरण, फूड प्रोसेसिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट जैसे सेक्टर में लाभ मिलेगा। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी जरूरी है। देखिए, फार्मा और मेडिकल उपकरण तो है ही है, फूड प्रोसेसिंग भी जरूरी है, रिसर्च और डेवलपमेंट भारत जैसे देश के लिए तो और भी जरूरी है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत बहुत ही कम खर्च करता है। अगर R&D में ज्यादा से ज्यादा खर्च करेगा तो भारत में भी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे अमेजॉन है या फिर नेटफ्लिक्स है, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में भी जो है बन पाएंगी, मतलब प्राइवेट सेक्टर में, जिससे कि रोजगार का सृजन होगा, R&D में भी अगर निवेश बढ़ेगा तो। ठीक है, यूरोपीय देशों को भारत के लगभग 150 करोड़ लोगों के बाजार तक आसान पहुंच मिलेगी, जिससे उनके उत्पादों की मांग बढ़ेगी। यूरोपीय देश को भी 150 करोड़ का एक भारत का आबादी का देश है, बहुत बड़ा उपभोग का जो यहाँ पे स्तर है, तो वो कहीं ना कहीं यूरोपीय जो देश है उनको भी उससे लाभ मिलेगा। ठीक है, हालांकि कुछ संवेदनशील क्षेत्र जैसे डेयरी, सोना, कोयला और अन्य कृषि उत्पादों को इस लिस्ट से अलग रखा गया है। सोया, कोयला और अन्य कृषि उत्पादों को अलग रखा गया ताकि घरेलू उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, इस समझौते में जो संवेदनशील क्षेत्र है, मतलब इस क्षेत्र में जो मान लीजिए कि कृषि है या फिर डेयरी है, अगर इसमें जो काम कर रहे हैं, अगर इस क्षेत्र में निवेश या और चीजें खोल दी जाए तो हमारे जो लोकल उत्पादक है उनका कहीं ना कहीं हित प्रभावित हो सकता है। तो उन हितों को ध्यान रखते हुए इसको अभी जो है इस लिस्ट से अलग रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार भारत यूरोपीय संघ के बीच FTA दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होगा, जिससे व्यापार, निवेश, आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों जरूरी है। जरूरी होने से दोनों पक्षों को लाभ होगा, केवल भारत को ही नहीं लाभ होगा, यूरोपियन यूनियन को भी लाभ होगा। ठीक है, वार्ता में देरी क्यों हो रही है शुरू में ही मैं बताया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यूरोपीय संघ अपने 95% निर्यात पर टैरिफ उन्मूलन चाहता है। ठीक है, जिसमें कृषि उत्पाद और ऑटोमोबाइल शामिल है। अब भारत क्या कर रहा है कि भैया इतने, अब मान लीजिए कि 95% जो निर्यात करेगा उस पर उन्मूलन करेगा। अगर निर्यात जो करेगा वहां से भारत को, उस पर जो अगर मान लीजिए टैरिफ कम कर दे भारत, या टैरिफ बिल्कुल ही ना लगाए, तो कहीं ना कहीं कृषि उत्पादन, भारत के जो बाजार हैं, जो लोकल मार्केट है, वो प्रभावित होंगे। तो भारत इसीलिए इस पे बच रहा है, जिस वजह से जो है दोनों पक्ष जो है सहमति नहीं बन पा रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 95% निर्यात पे अगर भारत टैरिफ कम कर देगा या टैरिफ नहीं लगाएगा, तो भाई वहां के सामान या वहां की वस्तुओं से यहाँ की मार्केट भर जाएगी। तो फिर यहाँ के उत्पादक जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो फिर कहाँ जाएंगे, उनके हितों को ध्यान कौन रखेगा। तो ये सब हितों को ध्यान रखना भी जरूरी है। कोई भी सरकार जो है बैलेंस बना के चलती है, अपने देश के उत्पादकों का भी और बाहर से अगर निवेश आ रहा है तो उसमें भी, तो एक संतुलन बनाना बहुत ही जरूरी है। इस वजह से अभी तक ये FTA पर सही तरीके से सहमति नहीं बन पा रही है। ठीक है, दूसरा क्या है, भारत अपने बाजार के केवल 90% हिस्से पर टैरिफ कम करने के लिए तैयार है और थोक कृषि उत्पादों पर हिचकिचा रहा है। वही बात कि वो 95% का डिमांड कर रहा है, भारत 90% हिस्से पर ही है। इसके अलावा जो थोक कृषि उत्पाद है उसको शामिल करने से भी भारत जो है कहीं ना कहीं संकोच कर रहा है, इस पे तैयार नहीं है। इसका मतलब कि दोनों पक्ष अभी इस पे मिलेंगे 10वें दौर में, और भी डिस्कशन होगा, रिसर्च होगा, वार्ता होगी, तो हो सकता है कुछ निष्कर्ष निकले। निष्कर्ष निकलेगा तो कहीं ना कहीं दोनों देशों को या दोनों पक्षों को लाभ ही होगा। यूरोपियन यूनियन के देशों को भी लाभ होगा और भारत को लाभ तो होगा ही। तो ये लाभ को देखते हुए मेरे ख्याल से FTA को किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देख रहे हैं कि वार्ता में देरी का एक और कारण है
कि यूरोपीय संघ जो है मजबूत बौद्धिक संपदा सुरक्षा की मांग करता है। जैसा कि भारत जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में थोड़ा, आईपीआर में क्या है कि यहाँ के कानून थोड़े कमजोर हैं, ठीक है, तो आईपीआर की वो सुरक्षा मांगता है, ठीक है, तो वो एक डिमांड उसका जो भी हो भारत सरकार इस पे विचार करेगी, ठीक है। भारत के विवाद निपटान तंत्र के निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से पहले स्थानीय उपायों को समाप्त करने की आवश्यकता होती है, जिससे देरी होती है। और एक अन्य भी कारण है कि किसी प्रकार का जो विवाद अगर दोनों पक्षों में हो गया किसी में, तो विवाद निपटान तंत्र जो है पहले लोकल लेवल पर वहां के कंपनियों को निपटना पड़ेगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको ले जा सकेंगे। तो यह भी एक कारण है जिस वजह से इंडिया EU FTA जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया EU FTA को आगे बढ़ाया जाना चाहिए इसके लाभों को देखते हुए, क्योंकि दोनों पक्षों के लिए ये लाभप्रद है, ठीक है। इससे संबंधित फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। मेरे ख्याल से ये टॉपिक भी आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों देरी हो रही है, और इस देरी से बचने के लिए किस प्रकार से जो है 10वें दौर की वार्ता हो रही है, ताकि इसको सही समय पे लागू किया जा सके, और लागू करने से क्या क्या लाभ है दोनों पक्षों को वो भी हमने बता दिया, ठीक है। तो इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यदि भारत और EU के बीच समझौता होता है तो इससे व्यापारिक बाधाओं को कम किया जा सकेगा, जिससे भारतीय उत्पादों को यूरोपीय बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी और यूरोपीय उत्पादों को भारतीय बाजार में ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जा सकेगा, ठीक है, यह भी कथन सही है। FTA के माध्यम से निवेश सुरक्षा व्यापारिक वातावरण से सुधारने और अधिक निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा कथन है, सॉरी ये दूसरा कथन है, दूसरा यहां कहीं से चिपक गया है, ठीक है, ये दूसरा कथन है। तो पहला कथन भी सही है कि अगर समझौता होता है तो व्यापारिक बाधाओं को कम किया जा सकेगा, जिससे भारतीय उत्पादों को यूरोपीय बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी और यूरोपीय उत्पादों को भारतीय बाजार में ज्यादा से ज्यादा एक्सेस मिलेगा। यह मैंने बताया, यह भी कथन सही है। दूसरा कथन क्या है कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो इससे जो है निवेश की सुरक्षा और व्यापारिक वातावरण को सुधारने से अधिक निवेश आकर्षित हो गए। अगर मान लीजिए कि निवेश का वातावरण जो है भारत सुधार दे तो ज्यादा से ज्यादा कंपनियां जो है निवेश करेंगी तो रोजगार उत्पन्न होगा। ये हमने समझाया भी आपको, फिर समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो दोनों के दोनों कथन सही है, इसलिए आंसर सी होगा। मेरे ख्याल से आप टॉपिक भी समझ गए होंगे आप लोग, और तीनों क्वेश्चंस भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का करंट अफेयर्स का क्लास समाप्त होता है। आशा है कि आपको करंट अफेयर्स का ये क्लास या टॉपिक जो है समझ में आई होगी। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।